हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है क्लास 12th का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। 12th के स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी वेट कर रहे थे कि किस तरह से स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स लगेंगे और वो आगे कॉलेज वगैरह के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अपने करियर को आगे प्लान कर पाएंगे। ये स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था। आज सीबीएसई ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट दिया है, जो आगे का प्लान दिया है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है, उसी को हम आज एग्जामिन करने जा रहे हैं और आपका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अब तक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एफिडेविट है ये वही है जो सीबीएसई ने सबमिट किया है और उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम फॉर द सेशन 2021, ये उसकी समरी है। तो ये तो हम सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, तो थ्योरी का जो असेसमेंट का पार्ट है ये तो हम सबको पता है ना कि 12th का जो प्रैक्टिकल है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है। हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन होकर 28 जून तक सबमिट हो जाना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ये जो है सीबीएसई ने 6 जून को ऑर्डर दे दिया था। अब 28 जून तक प्रैक्टिकल के नंबर तो ऑनलाइन फीड हो गए। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स फीड होने के बाद थ्योरी के कैसे लगेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो यहाँ पर यही बताया है कि थ्योरी के नंबर कैसे लगेंगे। अब हर सब्जेक्ट में क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। कुछ सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स का थ्योरी है, कुछ सब्जेक्ट्स में 70 का थ्योरी है, कुछ में 60 का थ्योरी है, कुछ में 50 का और कुछ में सिर्फ 30 का। अब जिनमें 80 का थ्योरी है उनके 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के हैं वो सबमिट हो जाएंगे। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें 20 मार्क्स का असेसमेंट है, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर आपका हिस्ट्री हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनमें 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट है। तो यहाँ जो थ्योरी के नंबर लगेंगे वो 80 में से लगेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, इन सब में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 70 का थ्योरी है। उसी तरह से अलग अलग थ्योरी के मार्क्स हैं और अलग अलग प्रैक्टिकल के। ये जो आपको इवैल्यूएशन है ये थ्योरी का दिया गया है, प्रैक्टिकल का एज इट इज़ जाएगा। तो थ्योरी में जितने भी आपके मार्क्स का थ्योरी है वो हर स्कूल को पता ही है। अब वो जो थ्योरी का असेसमेंट है वो 40-30-30 ब्रॉडली 40-30-30 के रेशो में दिया गया है। 40 फॉर क्लास 12th, 30 फॉर क्लास 11th और 30% 10th का रिजल्ट जो था उसके बेसिस पर। अब इसकी डिटेल्स देखें। क्लास 12th में जो है मार्क्स डिपेंड करेंगे यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड। तीनों ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, ओपन रखा है। यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, प्री बोर्ड भी हो सकता है। ये डिसाइड होगा स्कूल लेवल पर और इसको 100 में से 40 मार्क्स जो हैं वो इसके बेसिस पर होंगे। अब 100 में से तो 40 हो गए, 80 में से कितने मार्क्स होंगे, इसमें से 32 मार्क्स। और इसी तरह से हम उनको कन्वर्ट करते जाएंगे। जितने भी नंबर हमारे कैलकुलेट हुए हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 40% के हिसाब से। उसके बाद जो 10th क्लास में हमारे नंबर थे वो 30% होंगे और 11th के भी 30%। अब जो 11th का क्राइटेरिया है ये आप देखो, थ्योरी ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम, जो हमारे टर्म एंड एग्ज़ाम्स थे उनको कन्वर्ट किया जाएगा 30% में। और 10th क्लास के जो थे, 10th क्लास में आपको याद होगा आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते थे। पांचों को नहीं कंसीडर किया है क्योंकि 10th के बाद ऑप्शन मिलता है ना। कोई बच्चा मान लीजिए मैथ्स में बहुत वीक है तो वो 11th में उसको छोड़ सकता है। कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है वो इंग्लिश को छोड़ देता है। तो इसलिए 10th में से पाँचों सब्जेक्ट्स ना लेकर सिर्फ 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं। जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो 30% क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो 40% जितने भी टोटल नंबर हैं थ्योरी के, उसमें 40% 12th का हो गया, 30% 11th के फाइनल एग्जाम्स और 30% 10th के जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स। जो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो मैंने आपको भी बताया, वो एक्चुअल बेसिस पर लगेगा जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं और 28 तक ऑनलाइन फीड होकर सीबीएसई तक जो टीचर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो भेज देंगे, तो वो एक्चुअल लगेगा। जो टोटल मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे वो स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से किए जाएंगे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स 12th के स्कूल में ही हुए हैं। मान लीजिए किसी स्कूल ने एग्ज़ाम्स को फज कर दिया, चेंज कर दिया और सारे बच्चों के नंबर 99 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं और वो स्कूल का कभी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया, उस स्कूल का रिज़ल्ट 70% रहता था, लेकिन अब सबके इतने हाई नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब स्कूल ने कहीं गड़बड़ करी है। तो क्या करेंगे, जो स्कूल का पिछले 5 साल का रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जाएगा ±5%।
उससे ज़्यादा का डिफरेंस जनरली नहीं होता। अगर किसी स्कूल का रिजल्ट 80% रहा है तो 85% तक ले जा सकता है या 75, इतना रिजल्ट में वेरिएशन होगा, इसके ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम आते हैं असेसमेंट पर। अब आप क्लियरली देखो, जो मैंने 80% और 40% बताया था वो कैसे होगा। तो जो ऊपर हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि थ्योरी में 80, 70, 60 कई सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह के मार्क्स हैं। तो अगर 80 मार्क्स का थ्योरी है तो 10th के उसमें से 24 10th के होंगे, 24 11th के होंगे और 32 मार्क्स जो हैं वो क्लास 12th के रिजल्ट को जाएगा। ऐसे ही अगर 70 का है तो 21 10th का होगा, 11th में 30% जो है, मतलब 70 में से 21 मार्क्स 11th के हो जाएंगे और 28 मार्क्स 12th के होंगे। और इसी तरह से ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सीबीएसई ने एग्जैक्टली कर दिया हुआ है। प्रैक्टिकल के नंबर एज इट इज़ लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए ये देखो एग्जैक्टली अगर देखें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर तो 24 12 के होंगे, 24 11th क्लास के होंगे और 52 मार्क्स जो हैं वो क्लास 12th के होंगे। अगर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है तो 21 10th के होंगे, 21 11th क्लास के नंबर लगेंगे और 58 क्लास 12 के नंबर लगेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल्स एक्चुअल है। अगर किसी का 60 मार्क्स का थ्योरी है तो क्या होगा, आपके 18 मार्क्स क्लास 10th के हिसाब से लगेंगे, उसमें से 18 11th के हिसाब से लगेंगे और 64 मार्क्स 12th के। तो ये जो हमने फिर से देखा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के लिए है। थ्योरी के नंबर जितने ज़्यादा होंगे पीछे का कंसिडरेशन उतना कम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्चुअल बेसिस पे जा रहा है जो अब ऑनलाइन हो रहा है। अब हमने चलो 10th के समझ लिए, बेस्ट 3 नंबर लगेंगे, 12th के समझ लिए, टर्म एंड के कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन 12th के नंबर अब कैसे लगेंगे। 12th में तो किसी स्कूल ने एक एग्ज़ाम लिया है, सिर्फ प्री बोर्ड लिया है, किसी ने एक प्री बोर्ड और मिड टर्म भी लिया है, ठीक है। तो एक प्री बोर्ड और मिड टर्म हो गया। किसी स्कूल ने प्री बोर्ड लिया है, मिड टर्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 3 यूनिट टेस्ट लिए हुए हैं। तो ये स्कूल अपने लेवल पे डिसाइड करेगा कि किस तरह से इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर ये स्कूल है तो ये कहेगा हम तो सिर्फ प्री बोर्ड पे करेंगे। सेकंड वाला होगा हाँ, वो ये भी कह सकता है हम 50-50% दोनों का लेंगे। ये वाला जो स्कूल है जिसने 3 यूनिट टेस्ट लिए हैं वो ये भी कह सकता है यूनिट टेस्ट में हम बेस्ट 2 ले लेंगे, 50% इसे दे देंगे और 50% हम प्री बोर्ड को। तो ये हर स्कूल का अलग अलग हो गया ना। तो इसके लिए क्या होगा कि स्कूल जो है सीबीएसई ने फ्रीडम दे दिया, यूनिट टेस्ट मिड टर्म या प्री बोर्ड किसी के भी बेसिस पर डिस्कस कर सकता है। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये स्कूल एक रिजल्ट कमेटी बनाएगा और ये डिसाइड करेगा कि वेटेज किस चीज़ को कितनी देनी है। ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके स्कूल के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि सीबीएसई ने कोई भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अभी तक एग्जाम्स का स्कूल का नहीं निकाला था। अब ये क्योंकि स्कूल पर छोड़ दिया, तो जिस स्कूल ने इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस में जिस तरह से अभी तक इवैल्यूएशन कंडक्ट किया है वो उसके हिसाब से अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकता है। तो अगर कमेटी को ये लगता है कि सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे नंबर देने हैं तो वो सिर्फ पूरा का पूरा वेटेज प्री बोर्ड को दे सकती है। अगर उसे लगता है कि प्री बोर्ड और मिड टर्म एग्जाम दोनों को कंसिडर करना चाहिए तो वो दोनों को भी कंसिडर कर सकता है। क्लास 11th में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लास 11th के नंबर जो भी टर्म एंड के थ्योरी के नंबर थे उस सब्जेक्ट में वो उसी के दे दिए जाएंगे। नोट करिए, शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जाम इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में जो भी फाइनल थ्योरी के एग्जाम्स थे वो उसके बेसिस पर दे दिए जाएंगे। अब हमारे पास आता है क्लास 10th का थ्योरी का। तो computation of 10th theory marks will be on the basis of average theory marks obtained by the student in best 3 performing subjects। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैथ्स 10th में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और 12th में आकर हमें जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता हम उसे छोड़ देते हैं। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए किसी की। अगर मैथ्स में मान लीजिए सिर्फ पास हो पाया था, वो 12th में आके उसने मैथ्स छोड़ दी तो उसके नंबर अच्छे होंगे। इसलिए 10th में उन्होंने सिर्फ 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया है और 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स को यूनिफॉर्मली 12th के हर सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स, मान लो आपका 75% आया था 10th में, लेकिन जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स थे उनमें आपका 83% नंबर थे, तो क्या होगा, ये 83 कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जितना भी परसेंटेज 30% बनता है 83 को उसमें कन्वर्ट कर देंगे और फिर आपको 10th के हर सब्जेक्ट में उतने नंबर दे दिए जाएंगे। क्लियर हो गया आपको इवैल्यूएशन कैसे होगा।
फिर ये रिज़ल्ट कमेटी कैसे बनेगी, तो रिज़ल्ट की जो कमेटी है वो स्कूल बनाएगा, उसमें 5 मेंबर्स होंगे और वो 12th के रिज़ल्ट को मॉडरेट करेगा। मैंने अभी बताया 11th और 12th के रिज़ल्ट को मॉडरेट करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि इस साल स्कूल का रिज़ल्ट बिल्कुल अजीबोगरीब सा आ जाए जो उसका पहले कभी नहीं आया। इस साल हर स्कूल का रिज़ल्ट 100% है, ऐसा ना हो। इस वेरिएशन को मॉडरेट करके जितने एग्ज़ाम स्टैंडर्डाइज करके जितने नंबर बनते हैं वो स्कूल के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लिए जाएंगे। और मैंने आपको अभी बताया था प्लस माइनस 5 मार्क्स या उसमें परसेंटेज के हिसाब से वो निकाल लिया जाएगा और उस हिसाब से स्कूल का असेसमेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। However, the overall average mark of the school assessed in 2021 in all the subjects should not exceed the overall average mark obtained by the school by 2 marks in the specific reference year। मतलब इस साल ऐसा ना हो कि किसी भी सब्जेक्ट में 20 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 2 मार्क्स से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं करेंगे। और जब रिज़ल्ट कमेटी इन मार्क्स को फाइनल कर देगी तो वो जो है बोर्ड को मार्क्स भेज देगी और उसके बेसिस पर हमारा रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा। तो स्कूल सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल स्कोर्स जो हैं वो विद इन जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे। और उम्मीद यही करी है सीबीएसई ने, अभी तक तो यही उम्मीद लगाई है कि 31 जुलाई तक जिस तरह से बोर्ड का रिज़ल्ट पहले आ रहा था उस हिसाब से 31 जुलाई तक वो बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस कर देगा, ताकि स्टूडेंट्स अपने करियर को आगे प्लान कर सकें, एडमिशन्स ले सकें, जिन्हें बाहर जाना है वो बाहर भी जा सकें। ओके, अब जो बोर्ड की पॉलिसी क्लास 12th के एग्ज़ाम्स की है, आपने कभी ये सोचा कि ऐसी क्यों बनाई? उन्होंने 10th, 11th और 12th सबको क्यों कंसिडर किया? चलो ये भी समझ लेते हैं। 12th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सिंसियर हो गए होंगे और पहले नहीं होंगे इतने सिंसियर, इसलिए 12th को देखना ज़रूरी है। लेकिन उल्टा 12th में बच्चों ने ज़्यादातर काम ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन रिज़ल्ट कितना क्रेडिबल है, कितना नहीं है, किस स्कूल ने कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, वो क्या वो सही था या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, कनेक्टेड नहीं थे, उनको उनके घर में कोई प्रॉब्लम था या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम था, वो नहीं कर पाए उतना अच्छा, इसलिए हमें 11th में जाना पड़ा। अब 11th के देखो वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे। किस बच्चे ने कितनी सिंसियरली एग्ज़ाम दिया, क्या वो सही है इवैल्यूएशन या नहीं है, ये भी नहीं पता। दूसरे, ये वाला 11th और 12th का जितना भी इवैल्यूएशन है ये स्कूल लेवल पर है, इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। स्कूल जो है उसको फज भी कर सकता है, फेवरेटिज्म भी कर सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, अपने हिसाब से रिजल्ट्स को बना सकता है, क्रेडिबिलिटी कम है। इसलिए हमने 10th को कंसिडर किया। 10th को कंसिडर किया क्योंकि 10th का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड कराता है, तो ये मार्क्स थोड़े तो क्रेडिबल होंगे ही, तो हमने 10th को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये क्रेडिबल हैं। लेकिन 10th के साथ 11th 12th को इसलिए किया क्योंकि 10th में बच्चे कई बार बड़े रिलैक्स्ड होते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, तो कुछ बच्चे 11th 12th में सीरियस हो जाते हैं। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बैलेंस्ड एक अप्रोच लेकर आया गया है इतने हार्ड टाइम्स में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इससे सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए, उनको ज़रूर इसमें कुछ लॉस होगा, लेकिन उनको भी सीबीएसई ने शांत करने के लिए तरीका निकाला। जो बच्चे किसी वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं, बीमार थे, बाहर थे, नहीं कनेक्ट हो पाए, तो उनको एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा और वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बाद में दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, ये तो बहुत कम आ गए, इसमें जो फेल बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी हमारे बराबर आ गए, ये तो बहुत गलत हुआ। तो ऐसे बच्चे जब हालात थोड़ी ठीक होंगे तो बोर्ड दोबारा से उनके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना जो बाद के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वो फाइनल होगा। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी, आपको लगता है आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, लेकिन जो मार्क्स आएंगे वो बाद में आपके फाइनल होंगे। और जो प्राइवेट और पत्राचार वाले बच्चे हैं उनको अभी दोबारा से उनके लिए भी अभी डिटेल्स आएंगी, और जैसे ही हालात थोड़े से सही होंगे उनको कंपार्टमेंट, जिनको सेकंड कंपार्टमेंट था या प्राइवेट, इनका दोबारा से एग्ज़ाम होगा, और जैसे ही इनकी कोई और ख़बर आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक यही है कि ये वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। तो ये था समरी। इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरह से कमेटी फॉर्म होगी, नंबर कैसे दिए जाएंगे, कोई और इश्यूज़ हों, क्लास 10th क्यों कंसिडर किया, क्लास 12th क्यों कंसिडर किया, ये सब कुछ असेस करके मार्क्स दिए गए हैं। और ये देखो, ये रहा हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का असेसमेंट।
और ये पूरा का पूरा CBSE में आज सबमिट हुआ है। इसको आप चाहो तो एक बार पढ़ भी सकते हो, इसकी सारी डिटेल्स, इसका लिंक भी अगर आप चाहो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आगे अगर कोई भी इसमें चेंज आता है, सुप्रीम कोर्ट कोई अमेंडमेंट करता है, तो इसकी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब आप इस रिज़ल्ट का भी वेट करो, आप एक करियर की प्लानिंग करो, सोचो अब आपको क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आ गया, इसका स्ट्रेस छोड़ दीजिए। ये हर स्कूल अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और आपका जल्दी ही 31 जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।